Jai Hind. We continue from the discussion that we had yesterday. Just before the concept of global conveyor belt, we were discussing this aspect, the aspect about how different mechanisms exist for redistribution of temperature, distribution of heat essentially from the tropical belt to the other areas of the globe, and how this particular process is important so that Earth as a body can maintain its temperature over a period of time. Okay. So air and water, these were the two agents which we found are responsible for redistributing heat from the tropical belts towards the other regions. And the conveyor belt is a personification of the entire concept. That is what the manifestation of the entire concept. कन्वेयर बेल्ट के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं. आज हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड जो है वो है ओवरऑल सोलर बजट क्या है, कितना यूनिट्स आती हैं, कितनी एब्जॉर्ब होती है, कितनी किस एरिया में एब्जॉर्ब होती है, कौन सा एजेंट उसे एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, ये चीज हम देखने जा रहे हैं आज. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इफ वी टेक the example of 100 units, suppose we take an example, out of 100 units, how many units are destined to go where? That is our inquiry. So let us see what happens to these 100 units. Okay, so out of 100 units, as you can see in this diagram, first of all you concentrate here, the gray areas. Okay, this gray area, what happens? 27 out of 100 units which are coming towards the earth, solar radiation that is coming to earth from the sun. Okay, the solar radiation, entire solar radiation of 100 units which is coming from the sun towards the earth, 27 of them, okay, they get reflected then and there only by cloud tops. Okay, बादल जो है रास्ते में पड़ रहे हैं, 27% वही से वही रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो इधर आता ही नहीं है, इनर एटमॉस्फेयर में और धरती तक पहुंचता ही नहीं है. ठीक है, उसके बाद 2% और है जो स्नो और आइस, सफेद कलर की जो भी चीज है वो रिफ्लेक्ट कर देती है धरती के ऊपर. उसके बाद 6% और है जो एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी पार्टिकल्स हैं जो उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उनके द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो 27, 2, 29 और 6, 35 यूनिट्स ऐसी हैं दोस्तों. 35 यूनिट्स इस तरह की हैं जो कि धरती के सरफेस में एब्जॉर्ब होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज दे गेट रिफ्लेक्टेड, परावर्तित हो जाती हैं. वो कभी भी आते हुए रेडिएशन का तो हिस्सा होती हैं, लेकिन कभी भी जमीन में एब्जॉर्ब होने वाले रेडिएशन का हिस्सा बनते ही नहीं है. 35 यूनिट्स गेट रिफ्लेक्टेड. इसी को एल्बिडो कहा जाता है. जो शब्द है एल्बिडो इसी के लिए यूज होता है कि कितना परसेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाता है, has no chance at all for being absorbed by the earth. That is albedo. आप यह भी जानते हैं हमारे पहले के डिस्कशन से और नॉलेज से, अब आप जानते हैं कि albedo depends upon what. अच्छा ये बताओ कि किसी भी सब्सटेंस की रिफ्लेक्ट और या एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है वो उसके किस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है? हाँ ठीक बात है, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो क्या कलर है, कैसा टेक्सचर है, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो शाइनिंग, स्मूथ और व्हाइट अगर कोई टेक्सचर है किसी सब्सटेंस का तो ज्यादातर लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा. सिंपल सी बात है. ब्लैक कलर इसका ठीक अपोजिट होता है, आप जानते ही हैं, वो एब्जॉर्ब करता है. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सही बात है, ये तो फिजिकल बैरियर ही हो गया. और ये जो एल्बिडो है, किसी भी अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं अर्थ के क्रस्ट के, उनका सबका एल्बिडो अलग अलग होता है और वो कलर पर डिपेंड करता है. इस बात को जाने रहिएगा.
अगली बात जो देखने वाली है, 35 तो ये निकल गए, अब बचा 65। अब 65 में देखते हैं किसका क्या होता है, और सबसे इधर से चलते हैं, सबसे मेजर से। 17% जो है, जो 17% का मामला है, वो सीधे सीधे एब्जॉर्ब होता है अर्थ में, और बाहर का बाहर समझिए, और किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनता है, एब्जॉर्ब होता है। शॉर्ट वेव आती है ना, शॉर्ट वेव जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और लॉन्ग वेव के रूप में 17 यूनिट्स स्पेस में वापस रेडिएट हो जाती हैं। लौटते समय भी एटमॉस्फेयर उन्हें रोक नहीं पाता है, ध्यान से समझिए बात को। 17% ऐसा रेडिएशन होता है जो एब्जॉर्ब होता है, फिर जब वापस रेडिएट होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बनता है। जब वो सोलर रेडिएशन आ रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रहा है। तो जब धरती के सरफेस से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस जा रहा होता है, तो उसमें भी 17% ऐसा होता है टोटल 100 यूनिट्स का। 17 यूनिट्स ऐसी होती हैं जो वापस जाते समय भी एटमॉस्फेयर उन्हें रोक नहीं पाता है, वो चली ही जाती है। तो 35 समझ गए, 35 तो वहीं से निकल गए, 17 आए थे लेकिन फिर भी निकल गए आउटर स्पेस में। इस तरह से चल रहा है क्रम, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है। 14, ठीक है, और 34, ये देखिए जोड़िए इनको। 9 6 15 और 9 24 और 10 34, हो गया कि नहीं हो गया? 9 6 15, 15 19 34, 34 ये और 14 ये दोनों आते हैं धरती पर, वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन कहीं एटमॉस्फेयर में फंस के रह जाते हैं। यही जो हम बात कर रहे थे कि ये सब वो हीट, तो कौन सी हीट है भाई, कौन सा रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट? और ये तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका तो सवाल ही नहीं है। ग्रे कलर का ये बाहर निकल जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक पा रहा है, उसका भी सवाल नहीं है। तो यही है वो जो टेम्परेचर बढ़ाने में काम आते हैं। तो 48 यूनिट जो ये है, जिसमें से 14 फ्रॉम स्पेस और 34 फ्रॉम ग्राउंड। समझे बात को? फिर से समझाता हूं मैं। ये 14 यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो बाहर से आई और एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई, और बाकी की जो 34 यूनिट्स हैं वो अंदर गई, फिर जब बाहर निकली तब ट्रैप हो गई। दोनों का डिस्टिंक्शन एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रहा है? इस पर सवाल घुमा घुमा के कहीं बना दे तो याद रखिएगा। 100 यूनिट्स आती हैं, अब इनमें से कितनी, 35 यूनिट्स तो धरती के सरफेस तक पहुंचती हैं, लेकिन अंदर एब्जॉर्ब कभी नहीं होती है। तो 35 ये निकल गए। 65 यूनिट्स एब्जॉर्ब होती है या तो धरती में या एटमॉस्फेयर में, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होंगी। उस 35 में से देखिए अंदर 17 वो हैं जो धरती में एब्जॉर्ब होते हैं लेकिन बाहर निकल जाते हैं, और उन्हें कोई रोक नहीं पाता। ना आते समय कोई रोक पाया, ना जाते समय कोई रोक पाता है, वो 17 है। अब जो बाकी लोग बचे, उनमें से 14 वो हैं जो स्पेस से आते समय एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और 34 वो है जो अंदर जाती हैं, फिर जब बाहर आ रही होती हैं तब कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। एटमॉस्फेयर 48 यूनिट्स, 14 फ्रॉम स्पेस, 34 फ्रॉम ग्राउंड। ओके। latent heat of condensation, convection and turbulence absorbed directly by the atmosphere, इस सब में वो कंजम्पशन होता है। जो चीज एब्जॉर्ब हो रही है वो कहाँ जाती है? एनर्जी तो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो एब्जॉर्ब होकर जाती कहाँ है? इन सब रास्तों में वो खर्च हो जाती है। ये पूरा सोलर बजट हो गया, ये हीट बजट हो गया पूरे अर्थ का। इस चीज को समझ लिए? क्लियर है? जरूर बता देते हैं एल्बिडो, बिल्कुल बता देते हैं दोस्त। एल्बिडो के शब्द पे ज्यादा मत जाइए, सिंपल सा समझ लीजिए कि एल्बिडो सोलर रेडिएशन का वह भाग जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं बन पाता, यानी जमीन के अंदर जाने की अनुमति उसे नहीं मिलती है, बाहर ही बाहर रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको एल्बिडो कहते हैं। और रिफ्लेक्ट करने की जो कैपेसिटी, जो टेंडेंसी है, जो क्वालिटी है, रिफ्लेक्शन, किसी सरफेस से लाइट रेज जो है, प्रकाश की जो किरण है, वो किसी तल पर पड़कर कितना रिफ्लेक्ट होगी, कितना अंदर समा जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरफेस का कलर क्या है, ठीक है। अगर आईना देख लेंगे, शीशे का एक तरफ पीछे वाला भाग जब हम पेंट कर देते हैं तो वो रिफ्लेक्शन कर देता है पूरा, कि नहीं कर देता है? इसी प्रकार व्हाइट कलर का जितना भी चीज, वो चमकता है कि नहीं, आंखों में सबसे ज्यादा दिखता है कि नहीं, और काला जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो काला रंग जो है वो अवशोषित करता है, सफेद रंग परावर्तित करता है, तो हम सब शुरू से ही जानते हैं। तो सफेद रंग सबसे अच्छा परावर्तक है, काला रंग सबसे अच्छा अवशोषक है। ठीक बात है। और इसके बीच में सीरीज है पूरी, जो विबग्योर हम पढ़ते हैं, वॉयलेट से शुरू करके और जो चलते हैं पूरा, तो ये पूरी सीरीज है। तो अलग अलग तरह जिनका कलर होगा वो उतने ही अपने कलर के हिसाब से लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो ये ग्रेड्स है, सीढ़ियां हैं। सबसे 100% टाइप का जो रिफ्लेक्ट कर दे तो सफेद कह लीजिए, ठीक है। जो ज्यादातर एब्जॉर्ब कर ले ब्लैक हो गया। और बीच में अलग अलग क्वालिटीज है कि हम भाई इतने % रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, हम तुम उससे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकते हो। समझ गए बात को? तो इसी को एल्बिडो कहा जाता है। ये इसलिए जानना जरूरी है, इससे डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, डायरेक्ट आएगा है, लेकिन ओवरऑल आपको मैकेनिज्म मालूम होगी तो अभी आपको पता चलेगा कि ये जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है ये क्या है, कन्वेक्शन, टर्बुलेंस ये क्या है, कैसे मदद करती है क्लाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, आगे देखिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आज बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं। अब इसी में से जी, इसी में से जो भाग आता तो है धरती पर लेकिन जाते समय जो स्पेस में न जाने पाए और ट्रैप हो जाए एटमॉस्फेयर में, ये देखो 48 यूनिट जो ट्रैप हो जाए एटमॉस्फेयर में, वो जो ट्रैप हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में वो किसकी वजह से ट्रैप हो जाता है? तो आप जानते हैं अब कि वो ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है उसे रोक लेती है, क्योंकि वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को जाने नहीं देती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन को आने तो देती है लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन को नहीं जाने देती। इसीलिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इस प्रकार से मेंटेन रहता है जैसा कि है। जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं वो आपके सामने हैं। क्या क्या है वो आप बताइए भाई। पहला पॉइंट है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंसुलेशन है वो शॉर्ट वेव होता है, जो ऊपर से आता है, लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है एटमॉस्फेयर उसके लिए, यानी उसके लिए बाहर से आने वाले शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए एटमॉस्फेयर बाधा नहीं बनता है, उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि अभी अभी आपने पढ़ा है कि अरे सर अभी तो आप बता रहे थे कि 35% जो है वो एल्बिडो होता है और 27% तो क्लाउड के उधर ही निकल जाता है, और यहां लिख रहा है कि ज्यादातर चीजें जो है वो एटमॉस्फेयर उनके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है? एक तरफ मैंने आपको बताया कि 27% तो बहुत हो गया, 27% जो है वो वापस चला जाता है, वहीं से एटमॉस्फेयर में से ही वापस चला जाता है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए जो है ट्रांसपेरेंट होता है, उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, ना उसे एब्जॉर्ब करता है। तो क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। सवाल नहीं समझ पाए हो तो मैं बताऊंगा आपको। अगर हम ये कहें, ये जो लाइन लिखी हुई है ये कहती है कि एटमॉस्फेयर, क्या देखो इसी चित्र में देख लो कि जो सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है उसमें बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर उसके मार्ग में बाधा नहीं बनता है। तो फिर ये बाधा ही तो बन रहा है। ये 27% तो लौटा जा रहा है। नहीं नहीं, पकड़ नहीं पाए तुम लोग। क्लाउड को एटमॉस्फेयर का पार्ट काहे मान रहे हो? ये कैच है। समझ गए बात को? क्लाउड को, यहां पर जो बात हो रही है उसमें क्लाउड को एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं मानिए भाई आप। यहाँ एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है उनकी बात हो रही है कि ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो इनके लिए ट्रांसपेरेंट होती है। अब कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई एलियन का जो है वो जहाज आ जाए बहुत बड़ा और वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, उसकी जिम्मेदारी थोड़ा एटमॉस्फेयर की है। डू यू गेट इट और नॉट व्हाट आई एम सेइंग? दैट द constituents of this atmosphere they are largely transparent to it, क्योंकि क्लाउड कोई परमानेंट फीचर थोड़े है। आप समझ नहीं रहे हैं बात को? धरती पे ऐसी तमाम जगह होंगी कि नहीं, इसके बगलिए में ऐसी जगह है कि नहीं कि यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं है, तो यहाँ पर रेडिएशन का क्या होगा? यहाँ पर 27% वापस जाएगा? यहाँ पर 27% वापस नहीं जाएगा ना। तो इस सिचुएशन की बात हो रही है कि यदि कोई क्लाउड ना हो तो एटमॉस्फेयर इस पूरे रेडिएशन के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। और क्लाउड अगर आ गए वो तो अब इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई ना क्लाउड, उसको एटमॉस्फेयर गैसेस थोड़े कह सकते हैं। आप समझ में आया जो कह रहे हैं?
तो दोनों ही, कहने का अर्थ है कंसेप्चुअली आपको क्लियर करना चाह रहे थे कि दोनों ही वक्तव्य अपने आप में सही है कि 27% ऐसा रेडिएशन सोलर का होता है जो कि कहीं ना कहीं बादल है तो उससे रिफ्लेक्ट हो जाया करता है धरती पर, जितने भी जहां जहां बादल है, ठीक है। लेकिन और जो खाली जगह है वहां एटमॉस्फेयर, उसमें बाढ़ में बाधा नहीं बनता। अगर बादल ना होता तो यहां भी बाधा नहीं बनता। तो ये एटमॉस्फेयर का अपना कैरेक्टर नहीं है सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देना 27%, ये तो बादल की वजह से। तो ये दोनों सिचुएशन, दोनों ही वक्तव्य अपने आप में, व्याख्यान जो है वो, दोनों ही जो वाक्य हैं वो सही है अपनी जगह पर, कंफ्यूज ना हो ना, इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए एकदम आपके दिमाग में, ठीक है। हाँ, अगली बात क्या है? अच्छा, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, ये दो तरह की भी आपने वो सुनी होंगी। दो तरह की रेस कई बार आपके दिमाग में आया होगा। तो इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट का नाम ऐसा क्यों पड़ा है? लिखिए, जल्दी लिखिए। क्या लिखे? समझ रहे हो ना? नामकरण समझ रहे हो? तरंगों का जो नामकरण है उसको समझ पा रहे हो आप? जो शॉर्ट वेव बोल रहे हैं कि शॉर्ट वेव होती है, शॉर्ट वेव होती है, तो जिसका शॉर्ट मतलब क्या, वहां पर शॉर्ट किस चीज के लिए यूज हो रहा है? वेवलेंथ के लिए या फ्रीक्वेंसी के लिए? वहां पर जब शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव ये बात कर रहे हैं तो वहां वेवलेंथ की बात, तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है, ठीक है, यही बोलते हैं ना। और लो और हाई बोला जाए तो ये किसके लिए बोला जाएगा? फ्रीक्वेंसी के लिए। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आपस में क्या संबंध होता है? कैसा संबंध होता है आपस में? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि नहीं है? तो अल्ट्रा वायलेट मतलब उससे बियॉन्ड, वायलेट से भी बियॉन्ड, आगे। और इंफ्रारेड मतलब रेड के नीचे, इंफ्रा मतलब नीचे होता है, समझ गए बात? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से नीचे हो, विबग्योर सुने हैं ना, विबग्योर, वो जो बनता है स्पेक्ट्रम, तो यहाँ जो है अल्ट्रा वायलेट है और जो इधर पड़ा है वो इंफ्रारेड है। सिंपल सी बात है, हो गया खत्म, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक। तो इंफ्रारेड, हम सवाल अगर पूछे आपसे कि इंफ्रारेड वाले का होता क्या है, आप कॉमन सेंस के आधार पर बताइए भाई कि जो इंफ्रारेड होगी, जो इंफ्रारेड अर्थ के सरफेस से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा कि जो है इमिशन होगा? इससे कॉन्सेप्ट का आपका पता चल जाएगा कि आप समझे कि नहीं। एब्जॉर्प्शन इमिशन, एब्जॉर्प्शन इमिशन, एब्जॉर्प्शन। भाई एक चीज बताइए जरा, सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, नहीं आपके समझ में आ रहा है अगर तो बताइए जरा कि इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी, इसी में देखिए, इंफ्रारेड यहां पर होगा कहीं, तो जो चीज यहां पर है उसकी वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा होगी कि इससे कम होगी? सिंपल सी बात है ना। वो बहुत आसानी से समझो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से ठीक से समझो, ये साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि
जब अल्ट्रा और इंफ्रा शब्द यूज किए जा रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यूज किए जा रहे हैं। तो अल्ट्रा वायलेट है तो इधर बहुत फ्रीक्वेंसी है, अल्ट्रा वायलेट ऐसे याद कर लो, इधर फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसी है, और यहाँ इंफ्रारेड है यानी कम है, रेड से कम है फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऐसे लगे हुए हैं, ये ऐसे ऐसे सजाए गए हैं, फ्रीक्वेंसी ऐसे है, तीर का मुंह इधर समझना, तो वेवलेंथ के टर्म में ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? बहुत ही सिंपल सा सवाल है मेरा। तो जब इस बात में आप लोगों का कहीं लग ही नहीं रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं लग रहा है पूरे चैट बॉक्स में, सब लोग जब लिख रहे हो कि सर इंफ्रारेड वाले का जो वेवलेंथ होगा वो ज्यादा और फ्रीक्वेंसी होगी कम, जब वेवलेंथ ज्यादा सब लोग ज्यादा ज्यादा लिख रहे हो, तो फिर एब्जॉर्प्शन कैसे बोल सकते हो? सोच कर देखो भाई मेरे, अर्थ के सरफेस से में आने वाले रेडिएशन कौन सा होता है, शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव? सबको सहमति है कि जब आ रहा होता है तो इधर वाले साइड का होता है, रेडिएशन जो है वो शॉर्ट वेव होता है, ठीक है। तभी तो अल्ट्रा वायलेट याद करो, तभी तो ऊपर ही ऊपर अल्ट्रा वायलेट ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है वो सोख लेती है कि नहीं है, रिफ्लेक्ट कर देती है। यही तो पढ़ते आए हैं हम अभी तक कि हमको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है ओजोन लेयर। तो सब कॉन्सेप्ट जोड़ो ना। तो इसका मतलब जो आ रही है रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, जो लाइट आ रही है, उसमें वो कैसा है, शॉर्ट वेव है। तभी तो बार बार बोल रहे हैं हम लोग कि इससे बचाता है, इससे बचाता है, ठीक। तो अगर आने वाला शॉर्ट वेव है और धरती में घुस गया, तो धरती से फिर वापस निकलता अरे कितनी बार बात हो चुकी है इस पे कि जो वापस जाने वाला रेडिएशन है वो कैसा होता है। तो इस चीज के लिए हमको जो 10 मिनट बोलने पड़ना चाहिए, आप लोगों को आंखों में शर्म नहीं आनी चाहिए, इसके लिए इतना एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा क्या, बताओ। तो अगर लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रहा है बाहर, तो इंफ्रारेड क्या हुआ? इंफ्रारेड लॉन्ग लॉन्ग वेव ही तो हुआ, दोनों एक ही चीज तो है। थोड़ा सा भाई एक्टिव रखेंगे दिमाग तो अच्छा रहेगा। आगे, इंसोलेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, क्लाउड का प्रेजेंस एक्सेट्रा, ये सब वो फैक्टर्स होते हैं जो अल्टीमेटली ये तय करते हैं कि कितना रेडिएशन आएगा धरती पर, ठीक है। इक्वेटर रिसीव्स लेस इंसोलेशन देन ट्रॉपिक्स, ये तो आप जानते ही हैं, इसका जवाब पहले भी दे चुके हैं आप। एट द सेम लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स रिसीव मोर इंसुलेशन देन ओशियंस। मैं खाली इतना हिंट आपको दे सकता हूं कि घूम घुमा के दोनों का, नहीं रिपोर्ट पर, इसमें तो हर कॉन्सेप्ट चेक करना बहुत जरूरी है। तो जरा उत्तर लिखिए, तो इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए रीजन। वाक्य ये कह रहा है कि अगर एक ही लैटिट्यूड पे देखा जाए, एक ही अक्षांश पे स्थित अगर लैंड मास है, वो ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करता है, और उसी के बगल में अगर समुद्र है तो वो कम इंसोलेशन रिसीव करता है। यानी यानी कहने का अर्थ ये हो गया, देखो ये कह रहा है ये कि एक ही अक्षांश पर अगर देखा जाए, देखो यहां पर अगर अक्षांश खींच लू मैं, छोटा सा यही ले लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही लो ये, तो इसी अक्षांश में यहां पड़ने वाला जो इंसोलेशन लैंड पे है वो ज्यादा होगा, और बगल के समुद्र पे जो पड़ रहा है इंसोलेशन वो कम होगा। ये क्यों भाई, इसका उत्तर लिखें चैट बॉक्स में। मोर क्लाउड्स। अच्छा, तो पहले वाले का क्या रीजन है? इससे ठीक पहले वाला जो सेंटेंस है उसका क्या रीजन है फिर? इक्वेटर रिसीव्स लेस इंसोलेशन देन ट्रॉपिक्स। ओके, तो दोनों का ही कारण क्लाउड्स है मेनली, ऐसा?
ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई। हाँ नंदन, ठीक बात है। अभी उस आप सब जानते ही हैं कि जो इक्वेटोरियल एरिया होता है उसमें क्लाउड्स बनते रहते, खूब बनते हैं, कन्वेक्शनल जो है क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसमें। और यही चीज वहां चले जाइए, किसी भी एक अक्षांश पर चले जाइए तो समुद्र के ऊपर वेपराइजेशन इवेपोरेशन कहाँ होता है, तो उसके ऊपर क्लाउड्स के पाए जाने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। तो इसलिए जो 27% का रिफ्लेक्शन का कैपेसिटी है वो समुद्र के ऊपर से 27% जहां जहां भी क्लाउड है वो कम कम हो जाएगा कि नहीं इंसुलेशन। याद रखना, जिस जिस कारण से हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं वो कारण ये है कि कहीं इस चीज में ना कंफ्यूज हो जाना कि लैंड एक ही अक्षांश पर पानी और जमीन अगर स्थित है तो यहां इंसुलेशन ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और यहां कम एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब की बात नहीं हो रही है, ये कहना चाह रहे थे आपसे। आने वाले रेडिएशन टकराने से पहले की बात हो रही है, अभी अभी टकराया तो है ही नहीं, ठीक है, रिसीव की बात हो रही है। लैंड रिसीव्स मोर इंसुलेशन देन वाटर। एब्जॉर्ब की तो बात ही नहीं हो रही है अभी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सब कंफ्यूजन ऐसे करता है, अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो वहां जाके गड़बड़ा देंगे सब। इसमें कारण ये है कि हम ये बताना चाहते थे आपको कि कहीं इसमें वो सब रीजन ना लिखने लगेगा जो आप हमेशा से पढ़ते रहे कि जो है लैंड मास का जो है पानी उसकी तुलना में जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, ठंडा होता है। ये सब बात ही नहीं हो रही है अभी। अभी टकराने से पहले की तुलना की गई है, टकराने पे उसमें क्या परिवर्तन होता है पानी में और जमीन में, वो अलग बात है। क्लियर सबको? आई एम प्रिज्यूमिंग that this a small thing should not cause a problem. फिर मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, आप जानते ही हैं, कोई बात दिक्कत की बात नहीं। ट्रोपोस्फेयर एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द आईआर रेडिएशन, सही बात है। जो इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रहा है ट्रोपोस्फेयर उसे ट्रैप कर लेता है, यही तो हम पढ़ रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से, ठीक है। अर्थ receives solar shortwave radiation and returns terrestrial longwave radiation, ये भी आप जानते हैं। Overall, the earth neither warms up nor cools down, अब ये भी आप जानते हैं। Convection and advection are important for heat transfer, अगर ये जमीन है दोस्तों, ठीक, ऐसे एक्स और वाई टाइप का बना लीजिए। अगर जमीन गर्म हुई, ये जमीन गर्म हुई यहां पर, एक मिनट, जमीन का ये हिस्सा गर्म हुआ, इसके गर्म होने से इसके ऊपर की हवा गर्म हुई और वो ऊपर उठ गई, तब तक अपने बराबर के टेम्परेचर जोन में या प्रेशर के जोन में नहीं पहुंचती, ठीक, और यहां से नीचे फिर बैठना शुरू करेगी। ये सब तो आप जानते ही हैं, इसमें कहीं कोई बड़ी परेशानी बात नहीं। तो हीट के डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से यहाँ कुछ और है, मान लो यहाँ पर 25 डिग्री है, यहाँ पर जो है वो 15 डिग्री है, तो इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जब हवा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे वर्टिकल मूवमेंट जब हो तो उसे कन्वेक्शन कहा जाता है। और अगर यहां के जमीन, उसी जमीन पे ये वाली जमीन गर्म है, किसी कारण से ज्यादा गर्म हो गई है, और ये वाली जो जमीन है, ये इधर जो जमीन है वो ठंडी है इसकी तुलना में, तो इनके आपस में अगर कोई मूवमेंट होता है हवा का, इस तरह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, तो उसे एडवेक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो कन्वेक्शन ऐसे ऐसे, एडवेक्शन ऐसे ऐसे, सबको क्लियर है एकदम? अगर टेम्परेचर का ग्रेडियंट वर्टिकल मूवमेंट को इंड्यूस करता है, दैट इज कन्वेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, दैट इज एडवेक्शन। बहुत ही आसान बात, ठीक, आगे बढ़ जाइए भाई। रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप ये सब जानते हैं पहले से ही, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि होता यह है कि उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भूखंड का जो आयतन है, या जो भी कह लीजिए क्षेत्रफल है, आयतन है, वो अधिक है, उसका क्षेत्रफल दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। तो क्योंकि यहाँ लैंड मास ज्यादा है, पानी और लैंड मास के प्रोपोर्शन आपस में लैंड मास हाई है, इसलिए गर्मी ज्यादा यहाँ होगी। अब रिसीव होने की बात हो रही है, अब गिर गया है विकिरण, और अब कि कौन ज्यादा गर्म हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ ज्यादा है लैंड, इसलिए ऊपरी का हिस्सा जो है वो ज्यादा गर्म होगा, ठीक। तो ऊपर का जो हिस्सा गर्म ज्यादा होगा, तो यदि आप एवरेज लाइन खींचना चाहें पूरे ग्लोब की, अगर पूरे ग्लोब के टेम्परेचर को
डिवाइड करने वाली लाइन खींचना चाहें कि कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो वो बीचों बीच में नहीं आएगा। अगर दोनों तरफ लैंड मास बराबर, मान लो ये 25%, 25%, 25%, बहुत अच्छा, तब तो ठीक है, तब तो बीचों बीच में आता। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर लैंड को 100% मान लीजिए और 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन हो तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये मान लो 65 और 35 हो जाए तो गर्मी का जो कर्व है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। ये आप जानते हैं, तो बात पहले भी हो चुकी है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ थोड़ा सा जो है वो कर्व अगर आप खींचना चाहें एवरेज, तो वो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब पानी की गति के बारे में जानिए। पानी की अपनी कैसी सदगति होती है, क्या उसमें होता है, इसको देखें। पानी के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। उसकी प्रॉपर्टीज अगर ऐसी हैं तो क्यों है, ये भी आप जान चुके हैं। हमारा सीमित जो अध्ययन का यहाँ पर हमारा सीमित जिसे कहते हैं लक्ष्य है, वो ये है कि अब आप यहाँ पर ये जाने कि जब पानी अपने पदार्थिक अवस्था में से एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स में जब इंटरचेंज होता है वाटर, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, यानी हीट लूज करता है कब कब हीट गेन करता है, ये घटनाएं कब होती है। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य से देखिए तो ये मान लीजिए पानी अपने लिक्विड स्टेट में, हम यहां से शुरू करते हैं। जैसे कि पानी को हम जानते हैं, पानी अपने द्रव अवस्था में है। यहाँ पर द्रव अवस्था से अगर इवेपोरेशन होगा तो हीट बाहर से एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी? एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ये जो कण लिक्विड है इनको तैरने के लिए, हवा में उड़ने के काबिल बनाने के लिए एनर्जी खर्च होगी। तो एनर्जी जो खर्च होगी वो इवेपोरेशन जब होगा तो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होगी एटमॉस्फेयर से या आउटसाइड सराउंडिंग से। ठीक उल्टा कर दीजिए, अगर गैसेस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आना है तो लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जिसके बल पे उड़ रहे थे, अपने यहां नहीं बोलते हैं कि बहुत उड़ो ना, तो क्या गर्मी है, बहुत गर्मी है जो उड़ रहे हो, कौन सी गर्मी पे उड़ रहे हो, इतना क्या बल पे इतना उड़ रहे हो, बात कहते हैं कि नहीं। तो वही बात है, उड़ रहे हो किसके बल पे उड़ रहे हो, तो लेटेंट हीट के बल पे उड़ रहे हैं। तो जब इस अवस्था में आना हो तो लेटेंट हीट लेनी पड़ेगी, और जब गर्मी खत्म हो जाएगी तो फिर वापस धरातल पे आदमी आ जाएगा और वापस आ जाएगा। ठीक, अब सॉलिड और लिक्विड का देखिए। अगर लिक्विड वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होगा तो इसका मूवमेंट जो एनर्जी इसको इतना मूवमेंट देके फ्लूइड रखे हुए है वो लॉस्ट हो जाएगी, तभी तो सॉलिड बनेगा। तो जब ये सॉलिड बन रहा होगा तो हीट जो है वो रिलीज होगी। ठीक उल्टा आप जानते हैं। अब ऐसा भी होता है पानी की, यही तो एक खूबसूरती है कि बर्फ से नहीं निकलते, वेपर नहीं बन जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि सब्लिमेशन हो जाए, इसी घटना को सब्लिमेशन कहते हैं। सबलाइन समझते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन शायद इसको बोलते थे, हिंदी में याद है अभी कक्षा 10 में एग्जाम दिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मैटर अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाए, लिक्विड स्टेट में जाए हुए बिना डायरेक्ट हो जाए। तो ये भी आप जानते हैं कि ऐसा होता है। आइस में से जो है बर्फ बनती है, बर्फ में से वेपर बनता है, वेपर से डायरेक्ट बर्फ बन सकती, नहीं तो कैसे, ओला नहीं पड़ता है। ठीक है, डिपोजिशन और सब्लिमेशन। कपूर सबसे सामान्य उदाहरण जिससे आप सीधे सीधे अपना जो है आप संबंध स्थापित कर सकते हैं वो है कपूर। कपूर क्यों महकता है इतना दूर दूर तक और क्यों जलने लगता है? तो कपूर का क्या होता है कि वो सॉलिड है और सीधे ही वो गैसियस स्टेट में जो है वो इवेपोरेट होने लगता है। तो वही चीज यहां भी है। तो सब्लिमेशन, डिपोजिशन। तो हीट का फंडा आप समझ गए कि जब पानी अपने ज्यादा मूवमेंट वाली स्टेट से अपने कम मूवमेंट की तरफ जाएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी से कूद रहा था इतना वो रिलीज कर देगा। तो स्वतंत्रता, स्वच्छंदता से जब बंधन की तरफ जाएंगे तो ऊर्जा जो है वो निकल जाएगी। सिंपल सी बात है। तो मानव पे भी तो लागू होती है ये बात, सही बात है कि नहीं? अगर आप स्वच्छंद हैं और आपको बंधन में कर दिया जाए, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो आपके लाइफ की एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला एस्पेक्ट आप पहले ही समझ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, ये एस्पेक्ट आप जान चुके हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन को समझाते हुए मैंने आपसे इस बात का आश्वासन दिया था कि एक और टेम्परेचर इन्वर्जन है जिसको कल नहीं बताया और मैं आज बता रहा हूं, वो ये है। एक टेम्परेचर इन्वर्जन तो आप एनवायरमेंटल टेम्परेचर इन्वर्जन ये है जो
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, आपको बता चुका हूं मैं कि ऐसे जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा। 2 बार ऐसा होता है, एक बार ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन हो इसलिए, और एक बार आयोनोस्फेयर में जो आयोनाइजेशन है अल्ट्रावायलेट रेज का, उन सब की वजह से होता है। ये दोनों आप जानते हैं। अब देखो ध्यान से इस चित्र को देखते रहिएगा। ये टेम्परेचर तो कोई पूछे कि टेम्परेचर इन्वर्जन किस किस जोन में होता है अर्थ में, तो 2 तो आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं ना 2। एक किस जोन में हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही हो रहा है, और दूसरा किस जोन में हो रहा है, थर्मोस्फेयर। 2 तो आप जान गए, आप जानते हो। देखो चित्र देखते रहना, आप चित्र पर नजर हटनी नहीं चाहिए। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो यहां की बात बताने जा रहे हैं, इस एरिया की, यहां, समझे, ताकि आपको मालूम रहे कि ये सब क्या बातें हो रही हैं। ऊपर वाला तो देख लिए, अब इस छोटे से इलाके में भी एक टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, उसकी बात अब आपको बता रहे हैं। ओके, देखिए जरा सोचिए आप कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मल जो पैटर्न है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बाएं, आपको अपने स्क्रीन के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, यही नॉर्मल पैटर्न है। ये तो हम जानते हैं कि धरती के संपर्क में जो हवा की पट्टी रहेगी वो सबसे गर्म होगी, उससे ठंडी, उससे ठंडी, यही हम सीखते आए हैं। इस चित्र में यही तो शिक्षा हमको मिली है, इस चित्र से यही तो शिक्षा मिली है कि धरती से जब ऊपर जाएंगे तो 10 किलोमीटर तक तो सोचना ही नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर तो दिमाग में कुछ आना ही नहीं चाहिए, वो तो ऊपर ही जाएगा। तो ये नियम हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर का भूल जाओ, चलो हम सिर्फ सिंपल से बात तुमसे पूछ रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर में यदि धरती से आकाश की तरफ ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम ही होगा। अगर ये नियम है और इस नियम का कहीं उल्लंघन पाया जाए तो वो उसका अपवाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इस जोन में 10 किलोमीटर के इस जोन में नियम यह है कि ऊपर जाइए हो तो टेम्परेचर कम होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा हो तो वो अपवाद है और उसको विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं है? उसका अध्ययन करना चाहिए। तो वही बात हम अब करने जा रहे हैं। तो नियम तो ये है जो आपको बाएं दिख रहा है, नियम तो ये है, ये गर्म उससे ठंडा, उससे ठंडा, उससे ठंडा, ऐसे 10 किलोमीटर तक यही होना चाहिए था। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जो यहां ठंडी हवा और उसके बाद गर्म हवा आ जाए, तो ये तो होगा, इन्वर्जन हो गया, सिंपल सी बात है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा इन्वर्जन होगा, देखो यह इन्वर्जन और इस सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में और इन्वर्टेड सिचुएशन में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इन्वर्जन नहीं है, अगर नॉर्मल पैटर्न है तो गर्म हवा ऊपर उठा करेगी और तब तक ऊपर जाएगी जब तक उसको अपने बराबर का दाब की जो है वो पेटी में नहीं आ जाए। सही बात है, अपने बराबर वाले प्रेशर के जोन में नहीं आ जाए तब तक वो ऊपर उठा करेगी। इसको बाधित करने वाला कोई नहीं है, इसको कोई बाधित करने वाला नहीं। लेकिन अगर इन्वर्जन हो जाए, आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, अगर इन्वर्जन हो गया तो फिर ये ज्यादा ठंडा हो गया ना। जनरली गर्म चीज जो है गर्म से ऊपर की तरफ उठता है, अगर ये ठंडा रह गया और ये यहां पर गर्मी आ गई तो फिर ये जो लेयर होगी ये इस मूवमेंट को डिसरप्ट कर देगी। तो जो मिक्सिंग होती है, यहां से ऊपर गया ठंडा होकर नीचे, ऊपर गया ठंडा, ये टूट जाएगी। ये इसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होगा क्यों? इसमें तो वही फैक्ट्री दिख रही है, वही जंगल दिख रहा है, वही फैक्ट्री वही जंगल है, तो ऐसा होगा क्यों? ऐसा एक सिचुएशन में होता है जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। ऐसा कभी कभी होता है जब ठंडक वाली रात हो, ठीक है, ठंडक की रात हो और हीट जो भी आई थी दिन में जितना भी हीट आया था, रेडियंस आया था, वो सब जो है वो इमिट हो जाए, रिलीज हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? यही तो होता है जनरली कि रेडिएशन आता है, जमीन उससे गर्म होती है, जमीन अपने ऊपर को गर्म करती है, ठीक है, उससे ऊपर ठंडा, उससे ऊपर ठंडा, यही होता जाता है। लेकिन अगर क्विकली, बहुत तेजी से हीट जो है वो यहां से रिलीज हो जाए, रेडिएट हो जाए, तो होगा कि जो सब संपर्क में, धरती के संपर्क में आने वाली जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, पहली लेयर, वो ज्यादा ठंडी हो जाएगी, फटाक से ठंडी हो जाएगी। यहां से टेम्परेचर जो है वो ऐसा इमिट हो जाएगा, और उसकी तुलना में वो उतनी जल्दी ठंडी, ऊपर की जो लेयर है वो नहीं अगर ठंडी हो पाती है, तो फिर ये सिचुएशन पैदा होती है। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन जो है
उसका उसके लिए जो कंड्यूसिव कंडीशंस है वो क्या है, ये है ऑन अ विंटर नाइट when heat is radiated off, the surface may be cooler than the air above. This will make the lower layers of air cooler than the upper layers of air, which are warmer. Temperature inversion stops atmospheric convection. इस इन्वर्जन लेयर के आ जाने से होगा क्या कि एटमॉस्फेरिक में जो जो कन्वेक्शन होता था कि नीचे से ऊपर हवा जा रही थी, वो पट्टी जो उसे रोक देगी। ठीक उसी तरह याद करिए, आप याद करें, ठीक उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ओशियानिक स्टडी कर रहे थे जब ओशियंस की, तब हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि एक लेयर बन जाती है और वो लेयर जो होते हैं वो ऊपर और नीचे की मिक्सिंग नहीं होने दिया है, जो थर्मोहेलाइन जो हम लोग बात किए थे, ठीक है, क्लाइन जिसे बोलते हैं, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन। और मान लीजिए उसमें धुआं है, सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स हैं, स्मोक एक्सेट्रा है, वो इसी में ट्रैप हो जाएंगे। तो ट्रैप हो जाएंगे तभी तो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं भाई, समझे बात को। इस इन्वर्जन लेयर की वजह से जो पहले मिक्सिंग ऊपर हो जाया करती थी वो यहीं फंस के रह जाएंगे। ये कभी देखे हो कि नहीं देखे हो रियल लाइफ में? इसका छोटा मोटा स्वरूप जरूर देखे होगे। धुंध की एक जो है वो लेयर जैसी बन जाती है। वैसे तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली चीजें बात हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, छोटा मोटा नहीं। चलो, टेम्परेचर इन्वर्जन आप समझ गए, ये छोटे लेवल वाला है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो है उसकी बात अलग है। अब जो हम बात कर रहे थे कि अब सूर्य का विकिरण सरफेस पे गिर गया, तब क्या होगा, जमीन और पानी कैसे बिहेव करते हैं इस विकिरण के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, पहले तो हम ऑलरेडी जानते हैं लेकिन हम उस फैक्टर को अभी न्यूट्रल कर रहे हैं, समझे। किस फैक्टर को? माना कि जमीन और पानी दोनों पे बराबर ही रेडिएशन आ रहा है, ऐसा मान के चलिए इसके अध्ययन करने के लिए। आप पहले से ही जानते हैं कि सागर के तल पर ऊपर बादल होने की वजह से रेडिएशन थोड़ा कम आता है जमीन की तुलना में, लेकिन अभी वो बहस का विषय नहीं है। मान लीजिए कि दोनों पे बराबर गिर रहा हो तो ये दोनों कैसे आपस में व्यवहार करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि पानी में जो रेडिएशन है वो ज्यादा गहराई तक जा सकता है, ठीक बात है। तो इसलिए ऊपर की लेयर जो है खाली अकेले गर्म नहीं हो जाएगी, वो अपनी गर्मी को नीचे पास ऑन कर सकती है। डू यू एग्री? एक एक पॉइंट पे एग्री आप बताइए, समझ में आता हो तब आगे बढ़े। ठीक बात है ना कि पानी, क्योंकि ये लेयर अपने नीचे को, ये लेयर अपने नीचे को, क्योंकि फ्लूइड है, मॉलिक्यूल्स जो है फ्री है, तो वो गर्मी लेगा तो नीचे को पास ऑन कर देगा। एक बात है कि पेनिट्रेशन जो है वो डीप है, यहाँ ऊपर की पट्टी ही है, तो वो जितना करोगे गर्म, बहुत ज्यादा गर्म होती जाती है, वहां उतनी तेजी से हीट ट्रांसफर नीचे बफर कोई है नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि यहाँ तो भैया पानी जो क्योंकि फ्री है इसलिए आपस में अपवेलिंग डाउनवेलिंग और पता नहीं क्या क्या हो गए, ये आपस में टेम्परेचर को जो है मेंटेन कर ले जाता है पानी। ये सुविधा जमीन के पास नहीं है। एग्रीड? तीसरी चीज कि वाटर वैसे भी पानी, तीसरी दूसरी जो भी सीक्वेंस में कह लीजिए, पहले अब हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ज्यादा होती है। यानी पहले तो आप जो है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में सब एनर्जी खर्च हो जाएगा, है कि नहीं है? या कहने का मतलब ये धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, सारा का सारा एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं होता। ऐसे लैंग्वेज बोलो कि इसकी सारी की सारी जो एनर्जी, जो रेडिएशन आता है वो टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाए, ये जरूरी नहीं है। बल्कि जरूरी क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हाई स्पेसिफिक हीट है, पेनिट्रेशन डीपर है, मिक्सिंग हो जाती है, और इसके बाद इवेपोरेशन भी यहाँ ज्यादा होता है। यहाँ सरफेस का इवेपोरेशन होता है तो उससे भी हीट जो है वो बाहर निकल गई, जाके एटमॉस्फेयर की तरफ चली गई, तो हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है यहाँ पर। ये सुविधाएं यहाँ पर नहीं है उपलब्ध, जमीन को ये सुविधा उपलब्ध नहीं। इसलिए जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब रेडिएशन पड़ेगा दिन में तो जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी। अगर ऐसा है कि जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी तो यह घटना होगी कि नहीं होगी? बताओ, दिन में यह घटना होगी कि नहीं होगी कि एकदम गर्म गर्म हो गया है जमीन सब इस पे, तो ये हवा ऊपर उठेगी, ठीक है, ऊपर उठे। जब हम हमेशा से यही तो बात करते हैं, कन्वेक्शन की वजह से ऊपर उठेगी गर्म होने की वजह से। इस जगह को, खाली जगह को भरने के लिए यहां से आएगी कि नहीं हवा, और ये जो हवा है वो ठंडी होगी इनकी तुलना में। क्यों?
अभी अभी वही तो बात कर रहे थे कि पानी उतना गर्म नहीं होगा, पानी उस लेवल पे गर्म नहीं होगा जितना जमीन है। तो यहाँ से रिलेटिवली अपेक्षाकृत ठंडी हवा जो है इधर की तरफ बहेगी, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, दिन में जब गर्मी बहुत बढ़ जाएगी तो थोड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा थोड़ी समुद्र से आएगी। हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली इस चीज को अनुभव करते हैं गुजरात के प्रदेश में। हम जानते हैं कि हम अहमदाबाद हैं, अहमदाबाद से इसी सीजन में सूरत जाएंगे तो सूरत में जो है कोस्टल होने की वजह से वहां पर जो है हमको पता चलता है कि सी ब्रीज जो है वो चलती है शाम दोपहर के बाद। रात के समय का देख लीजिए, रात के समय का क्या होगा, रात के समय में क्या होगा ये आपकी इंटेलिजेंस आपको बता सकते हैं कि नहीं। दिन में अगर ये हो रहा है कि जमीन जल्दी गर्म हो जा रही है, पानी आराम से गर्म होता है, तो रात में क्या होगा, जमीन जल्दी ठंडी भी तो हो जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, वो जल्दी गर्म होती है तो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। पानी अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है बहुत जल्दी। हाँ, वो जल्दी से, जिसे कहते हैं ना किसी को उकसाने वाली बात हुई कि कौन जल्दी से उकसाया जा सकता है, कि उसको जरा सा छेड़ दिया एकदम पगला गया, और एक आदमी जो नहीं नहीं आराम से काफी कुछ सह सकता है, समझदार है तो बर्दाश्त कर सकता है। तो वही बात है। तो जमीन अगर जल्दी ठंडी हो जाती है, सारा रेडिएट कर दी, तो फिर रात में होगा उल्टा कि पानी जमीन की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म रह जाएगा। यह बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा है तो ये चित्र बनेगा कि पानी जिसके ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है इनकी तुलना में, जल्दी जल्दी हीट अपना सारा छोड़ के ये ठंडे हो गए। तो अगर ये ठंडे हैं, इधर ठंडा है इधर गर्म है, तो इधर से इधर हवा बहेगी। तो ये जो व्यक्ति है यहाँ रहने वाला, उसको दोपहर के बाद भी इधर से ठंडी हवा और रात में भी इधर से ठंडी हवा एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। इसी को अगर अगर आप ध्यान से कहिए, एक कहने का तरीका यह भी है कि मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर बॉडी, इस चीज को कहते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट है, जो एक्सट्रीम्स को बीच में ले आवा है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना होने दे। आपस में पानी अगर बहुत बड़ी वाटर बॉडी है किसी लैंड मास के आसपास तो संभाल लेती है वो, ऐसे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना है, वो है एडियाबैटिक हीटिंग और कूलिंग। एडियाबैटिक हीटिंग और कूलिंग अगर आप समझते हैं अच्छे से तो आपकी बहुत सारी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो है वो कभी आएंगी ही नहीं, और वो आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। बहुत ध्यान से समझे इस बात को। और इस सिलेंडर का उदाहरण लेते हैं, डीजल इंजन का उदाहरण लीजिए। ठीक है, डीजल इंजन कैसे काम करता है? डीजल इंजन में ये पिस्टन है, ये ऊपर नीचे होता है, आप जानते हैं। ठीक है, यहां से फ्यूल, कुल मिलाकर फ्यूल डाला जाता है। यहाँ पे जो है वो जलाने वाला ग्लो प्लग जिसे कहते हैं वो होता है। ठीक है, ये इनटेक है और ये एग्जॉस्ट है। इधर से आएगी हवा और इधर से निकल जाएगी। तो होता क्या है कुल मिलाकर कि इधर से आने वाली हवा में फ्यूल इंजेक्ट होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, फ्यूल जो हो गया वो इंटेक होता है उसका, हवा का इंटेक, फ्यूल का इंटेक। यहाँ पे स्पार्क दगा, ब्लास्ट हुआ और नीचे को गया, कंबशन होता है यहाँ पर, इंटरनल कंबशन इंजन इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से चलता है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। समझिए इसको ऐसे कि यदि सब तरफ से क्लोज्ड हो, एक ऐसा बॉक्स है जो हर तरफ से क्लोज्ड है। ठीक, उसमें पिस्टन का रिंग हमारे पास है और ये सब एयर सील्ड है, हवा एस्केप नहीं कर सकती है। ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात, हवा एस्केप नहीं कर सकती है। तो पिस्टन की दो पोजीशंस को देखिए आप, मैं बनाने की कोशिश करता हूं और आप पिस्टन की दोनों पोजीशंस को आप देखिए। ये पिस्टन की दो पोजीशंस में बना रहा हूं, पिस्टन को मैं अलग अलग से बना रहा हूं। ठीक, अब आपको मैं कहता हूं कि इसमें 100 हवा के 100 कण हैं। 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके टोटल 100 मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए हवा के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स है। और सिचुएशन ए और सिचुएशन बी दोनों को आप देखिए, ए और बी। ठीक, क्या आप समझ पा रहे हैं कि सिचुएशन ए जो है, सिचुएशन ए में उन्हीं 100 पार्टिकल्स को मूवमेंट के लिए ज्यादा, उनकी जो एनर्जी है, जो उनका फ्रीडम है, उसके लिए ज्यादा जगह है। लेकिन अगर इसको कंप्रेस कर देंगे तो
उतने ही मॉलिक्यूल्स, उतने ही पार्टिकल्स अब बहुत कम जगह में आपस में लड़ रहे हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम सिंपल बात है। ये बात क्लियर है एकदम। और कुछ ना भी समझ में आए तो बहुत आसान सा तरीका है समझने का। अगर ऐसा है तो क्या ये बात सही नहीं है कि अगर हवा को दाब देंगे, एकदम जगह कम छोड़ेंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स बहुत विचरण कर रहे थे, अपनी अपनी एनर्जी छोड़ पा रहे थे इधर उधर, उनके लिए अब जगह ही नहीं बची, आपस में लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। और इस प्रकार उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हीट जो है बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मतलब आपस में लड़ेंगे तो उनकी हीट बढ़ेगी कि नहीं? यहाँ के लिए ज्यादा जगह है, यहाँ कम जगह है, तो हीट पोजीशन बी में अगर हम पंप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे अगर गैस को, तो गैस के जो मॉलिक्यूलर हीट, उनके आपस में जो हीट पैदा होती है वो बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा उतनी कम जगह में चले जाने पर? लेकिन ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज है, मुझे जरा सोच कर बताइएगा, ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज या हीट का जो इंक्रीज हो रहा है इस सिचुएशन में, क्या बाहर से ऊष्मा को अवशोषित करने की वजह से हो रहा है? नहीं ना। आप तो समझ ही रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है कि हमने तो पहले प्रिजम्पशन ही यही ली है कि चारों तरफ से सील्ड है ये, कहीं से ऊष्मा आ जा नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद जब आप कंप्रेस करेंगे तो आपस में जगह कम हो जाने की वजह से जो पारस्परिक जो कह लीजिए टक्कर है या मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो कुछ भी उसकी वजह से हो रहा है ना, बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो जब कभी भी ध्यान रखें, जब अगर आप इसको शुरुआत माने तो ये पोजीशन बी है, इसको शुरुआत माने तो उसके लिए ये पोजीशन बी है। अब मान लो यहां से शुरू किया और उसको खींच दिए थे, तो खींचने पे क्या होगा? ठीक उसका उल्टा होगा कि नहीं? खींचने पे जगह ज्यादा हो गई, तो जो टेम्परेचर यहां था उससे टेम्परेचर गिर जाएगा कि नहीं एक्सपेंड करने पर? ठीक ऐसे सिस्टम को जिसमें बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ऊष्मा के आदान प्रदान की व्यवस्था ना हो, आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहेंगे। एकाकी है ये तो, ठीक है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ओपन सिस्टम नहीं है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। और किसी आइसोलेटेड सिस्टम में आयतन के कम या अधिक, और आयतन को कम या अधिक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? हम आयतन को कम या ज्यादा करने के लिए क्या बढ़ा या घटा रहे हैं, ये पूछ रहा हूं। प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। दबाव, हम दबाव मैनेज कर रहे हैं, दबाव आयतन को मैनेज करता है, आयतन टेम्परेचर को। क्या ये तीनों चीज समझ में आई? हम दबाव अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, उससे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होता है, उससे टेम्परेचर घटता या बढ़ता है। ये एकदम क्लियर है? तो क्लियर होना चाहिए, एकदम सिंपल सी बात। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जब प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो, लेकिन इस टेम्परेचर के डिक्रीज या इंक्रीज होने का कारण बाहर से ऊष्मा का लिया जाना या अंदर से ऊष्मा का छोड़ा जाना ना हो, यानी ओवरऑल सिस्टम का जो है वो कोई एक्सचेंज ना हो बाहर से, सिस्टम आइसोलेटेड है, प्रेशर को हम वैरी कर रहे हैं, प्रेशर को वैरी करने से टेम्परेचर अगर वैरी हो जाता है, लेकिन उसका कारण बाहर से आने वाली ऊष्मा या बाहर को जाने वाली ऊष्मा ना हो, तब इस प्रोसेस को कहा जाता है जो कि इसका हेडिंग है एडियाबेटिक हीटिंग और कूलिंग। यहीं पर जब आप कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से समझ गए हैं, जो कि मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे, तो यहीं पर एक छोटी चीज बताते हुए चलते हैं और खत्म करते हैं मामला, क्योंकि अब आप जानते हैं। अब बताओ जरा, अभी जो एग्जाम्पल लिए ये तो सूखी हवा है, ठीक है, ये सूखी हवा का एग्जाम्पल लिए। अब तुम्हें हम बता रहे हैं कि यही में मान लो, दूसरा रंग कलर से करता हूं मैं कोशिश, यही में पानी भी हो, मान लो बैगनी कलर का पानी भी, इसमें मॉइस्चर हो। क्या मॉइस्चर का प्रेजेंस, क्या मॉइस्चर का जो प्रेजेंस है वो हवा के घटते घटते या बढ़ते हुए टेम्परेचर पर अपना असर डालेगा कि नहीं? पहला सवाल ये है।
ठीक, बहुत बड़े मजे से समझते चलिए, वैसे पढ़ेंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा, बहुत ही हम सरल भाषा में समझेंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी अभी यह चित्र समझ चुके हैं, ये चित्र, ये, क्योंकि अब आप ये चित्र जानते हैं, इसलिए अब मैं सीधे आपको समझा दे रहा हूं, लगा एकदम सीधे सीधे, ताकि और कुछ हमको नहीं करना पड़े, और इसी चित्र पर ध्यान दीजिए आप। ठीक, कल्पना कीजिए कि हमने यहां से शुरुआत की, ऐसी स्थिति है, इसमें मॉइस्चर भी है, इसको पिस्टन को सटाक से खींच दिया, तो जब सटाक से खींच दिया, आयतन बढ़ गया, तो हवा एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड होने से हवा कूल होगी कि हीट होगी? कूल होगी, ठीक है। अच्छा, सबको कोई इसमें तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। अगर हवा कूल होती है, ओवरऑल टेम्परेचर कम हो गया, तो ओवरऑल टेम्परेचर अगर कम होता और बाहर से और कोई है नहीं कि टेम्परेचर सप्लाई कर सके, तो टेम्परेचर तो घटेगा। इस पोजीशन से इस पोजीशन की तुलना में टेम्परेचर तो घटेगा, 100% घटेगा, ये आप समझते हैं। अगर टेम्परेचर घटा तो मॉइस्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हवा में विद्यमान जो आर्द्रता है, टेम्परेचर के घटते चले जाने पर आर्द्रता के स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा? पानी के स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा? पानी कहीं से आ जा तो रहा नहीं है, तो उसके आयतन में तो परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन होगा, उसके जो पदार्थिक अवस्था है उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा टेम्परेचर घटने के साथ साथ? मोर ह्यूमिडिटी कहना ठीक है? आई डोंट नो, पता नहीं, आप लोग बताइएगा। मतलब हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि इससे कुछ भी बाहर आ जा नहीं सकता है, तो ह्यूमिडिटी का ओवरऑल कंटेंट उतना ही है, लेकिन पानी अपने किस स्वरूप में है इस पर डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर अधिक है तो पानी किस स्वरूप में होगा? यहां पर है ना, वेपर टाइप का होगा, वेपराइज होगा या गैसेस स्टेट में होगा। एकदम से कूल डाउन करेंगे, हवा एक्सपेंड करेगी, तो उसके अंदर के मॉइस्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कंडेंसेशन की तरफ जाएगा, वो संघनन की तरफ जाएगा, जो गैस लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड की तरफ बनने का प्रयास करेगी, अगर उस टेम्परेचर तक पहुंचे तो। ये प्रिजम्पशन लेकर, हम प्रिजम्पशन लेकर चल रहे हैं, ठीक बात है। और अगर कंडेंसेशन हुआ तो जब गैसियस स्टेट का पानी लिक्विड स्टेट की तरफ बढ़ता है तो टेम्परेचर खींचता है, यानी हीट को खींचता है या हीट को रिलीज करता है? इसमें तो सबकी सहमति है कि हीट रिलीज होगी, तो वो हीट रिलीज होकर कहां जाएगी? कहीं जा सकती है? कहीं नहीं जाएगी। तो वो हीट किस काम में आ जाएगी? इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के काम में आ जाएगी, सही बात है। तो आप ध्यान से सुनना, बात गड़बड़ाना मत, ध्यान से सुनना बाबू लोग सब। हाँ, मैं ये कहूं अगर कि सूखी हवा पर यही एक्सपेरिमेंट किया जाए, पोजीशन ए पोजीशन बी, ऐसा मान के चलो, और फिर गीली हवा पर, मॉइस्ट हवा पे यही एक्सपेरिमेंट किया जाए, पोजीशन ए पोजीशन बी, तो यहां की सिचुएशन से यहां तक की सिचुएशन में होने वाला जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो सूखी हवा होगी तो ज्यादा तेजी से गिरेगा, गीली हवा होगी तो उतनी तेजी से टेम्परेचर नहीं गिरेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हीट कंडेंसेशन में रिलीज हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आती है? क्लियर? अब क्योंकि हम आम व्यक्ति की भाषा में समझ गए हैं, तो अब मैं आपको टर्म्स बता देता हूं। जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है उस रेट को लैप्स रेट कहते हैं, तो आप जानते ही हैं, लैप्स रेट हो गया ये जो कूलिंग हो रही है इसे क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक कूलिंग, ये भी आप जानते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में टेम्परेचर जिस रेट से गिरता है उसे एडियाबेटिक लैप्स रेट कहा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यही एडियाबेटिक लैप्स रेट है। लेकिन एडियाबेटिक लैप्स रेट दो तरह की हो सकती है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। सब समझ गए?
तो ये भी समझ गए क्या कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ज्यादा होगी, मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत हीट जनरेट भी हो रहा है कंडेंसेशन की वजह से। ये भी समझ गए। तो क्या ये भी समझ गए कि अगर मॉइस्ट वाला केस है तो दो पारस्परिक विरोधी घटनाएं हो रही हैं। एक है जो टेम्परेचर को गिराने पे तुला हुआ है, और एक घटना है जो टेम्परेचर को बढ़ाने पे। तो सारा खेला इस बात पे डिसाइड होगा कि दोनों में से कौन सा बल हावी है। उसी से तय होगा कि कंडेंसेशन होने पाएगा कि नहीं होने पाएगा, टेम्परेचर कितना गिरेगा तो कितना गिरेगा, ये सब इस बात पे डिपेंड करेगा। यहां तक भी समझ गए, आगे बढ़ जाइए। बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये समझ गए तो बहुत बढ़िया है। अब इसका जो आपने सैद्धांतिक पक्ष पढ़ा उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग देखिए। This is, you have already been through the doctrinal aspect. Now you see the practical application of this concept. What happens, my dear friends, कि clouds from यहाँ से शुरुआत करिए। Cool और moist air approaches the windward side of the mountain. हवा इधर से चल रही है, ठीक। हवा जब इधर से चल रही है तो इस बैरियर की वजह से it will be forced to rise, ठीक है। The moist air will be forced to rise, और कहाँ जाएगा, यहां से लड़के ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि ऊपर जाना, जब ये जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर टेम्परेचर जो है उसका क्या होगा, ऊपर इसको जब ऊपर की तरफ हवा उठेगी तो एक्सपेंशन होगा ना, ठीक। जैसे जैसे और वो जो कंडेंसेशन होता है, पानी का कंडेंसेशन होता जाएगा, तो जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी हवा ज्यादा सूखी होती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी था वो कंडेंस होता जाएगा। हवा एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने से टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से जो पानी गैसीय अवस्था में था वो लिक्विड की तरफ बनता जाएगा, और हवा सूखती जाएगी सूखती जाएगी सूखती जाएगी, ठीक। इसको अभी भूल जाइए, बाद में बताऊंगा मैं। यहां तक ही समझिए खाली, इस लेवल तक। क्या अभी तक का बात आप समझ पाए कि अगर मॉइस्ट हवा ऐसे सरफेस से आ रही है तो अगर उसको फोर्स कर दिया जाए कि नहीं तुम उठो ऊपर, ये वही उसी तरह का फोर्स किया जा रहा है उसको। और आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, आनी चाहिए कि सर वहां तो आप बताए थे कि चारों तरफ से सील्ड है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो वहां तो हमको समझ में आता है कि टेम्परेचर जो है वो गिरना मजबूरी है। अगर एकदम से पिस्टन वापस खींच लें और आयतन बढ़ा दें तो टेम्परेचर गिरना मजबूरी है, क्योंकि बाहर से टेम्परेचर कहीं से कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता है। लेकिन यहां तो सब खुला है, ये आपके मन में आ सकता है। लेकिन होता क्या है, ये लगभग आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ही बिहेव करता है। क्यों? ये जो पूरा एयर का जो मास है ना, जो ऊपर चढ़ता है ना, बाहरी लेयर्स थोड़ा बहुत संपर्क में होती हैं, बाहरी लेयर्स जो है संपर्क में होती हैं आउटसाइड के, लेकिन अंदरूनी लेयर ये इतनी तेजी से प्रोसेस होती है कि जो अंदर की कोर लेयर्स होती हैं उनके लिए आइसोलेटेड सिस्टम जैसा ही काम बिहेव करने लगता है। डू यू गेट दिस? सो दैट नोबडी कैन ट्रैप यू कंसेप्चुअली, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपको जो है फंसा दे कि अरे तुम तो गलत पढ़े हो, ये कहां से बता रहे हो, वो कहां से बता रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू गेट इट? व्हेन एन एयर मास, moist air mass moves towards the mountain windward side, it is compelled, it is constrained to move upwards. As the air mass moves upwards, it expands, the temperature goes down because of adiabatic cooling, and condensation happens, and the air mass loses its moisture on the windward side. इसलिए इधर थोड़ी बहुत बारिश, जितनी भी बारिश होगी वो इधर होगी, इसी, ठीक है। और जब ऊपर, अब चलो यहां पहुंच गई, अब फिर क्या होगा? ठीक इसका उलट प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? उधर जब नीचे की तरफ आप दाबा जाएगा, सिंक, हवा सिंक, एयर मास सिंक करेगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। एज द एयर ट्रेवल्स डाउन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, ड्राई सनी कंडीशंस एंड इंक्रीज्ड एयर प्रेशर कंबाइन टू हीट एंड स्ट्रेंथन द विंड्स। अब पिस्टन को दाब दिया, यहाँ पिस्टन को खींचा था, यहाँ पिस्टन को दबा दिया, तो जब पिस्टन को दबाया, ऊपर से प्रेशर आया, तो ये गर्म हो जाएगी हवा, और कंडेंसेशन ऑलरेडी उसका हो चुका, ज्यादातर मॉइस्चर जा चुका है, इसलिए इस तरफ गर्म हवा आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक वार्मिंग हो जा रही है, इसकी हीटिंग हो जा रही है। एडियाबेटिक कूलिंग, यहाँ चढ़ते समय कूलिंग, उतरते समय हीटिंग। तो एक तो हीट वार्म हो गई है हीटिंग की वजह से, और दूसरा मॉइस्चर जा चुका है, तो ड्राई। तो वार्म और ड्राई, कूल एंड मॉइस्ट एयर राइजेस अप, वार्म एंड ड्राई एयर डिसेंड्स डाउन। ओके,
इस साइड में यही फोएन फोएन बोलते हैं इसको, फोन विंड्स जो है, तो फोएन विंड्स जो है वो, और बहुत सारी नाम है, अलग अलग तरीके की हवाओं के अलग अलग तरह के सबके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, और सबका मानवीय सभ्यता के विकास में, वहां पर जो भी मानव सभ्यता का विकास, एग्रीकल्चर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, इन सब में उनका योगदान है अपना, वो आप जरूर पढ़िए। वो चीज मैंने आपके होमवर्क के लिए रखी है कि कौन सी हवा का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो उसकी मुझे खुशी है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब एक ओवरव्यू दे देता हूं रेनफॉल के टाइप्स का, तब फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे फिर बाकी डिटेल में मैं साइक्लोन्स वगैरह हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो अगली क्लास होगी। कुल मिलाकर अगर आप देखने जाइए तो प्रेसिपिटेट, अगर आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझ गए हैं, कौन सा सिद्धांत, सिर्फ 2-3 पॉइंट में तो पहला पॉइंट कि जो हवा है उसमें मॉइस्चर के रूप में पानी मौजूद हो सकता है, यस। दूसरा पॉइंट, यूजुअली टेम्परेचर धरती से ऊपर की तरफ जाने पर कम होता जाता है, 2 पॉइंट। तीसरी चीज, यही काम याद रखिएगा, कंफ्यूजन आपको हो सकता है, यही काम ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होने का जो काम है, इसमें 2 एस्पेक्ट्स में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है, लैप्स रेट। वो कौन सा लैप्स रेट, जो बड़े वाले चित्र में हमने देखा था, वो कौन सा बड़ा वाला चित्र है, ये वाला। एक लैप्स रेट तो ये है कि यहां से जब ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कैसे कम होता जाता है, दैट्स 1 लैप्स रेट, ठीक। ये एनवायरमेंटल लैप्स रेट है, पूरे एनवायरमेंट का लैप्स रेट है, ये धरती में कहीं से भी उठिएगा नीचे से ऊपर तो ये लैप्स रेट रहेगा। इस लैप्स रेट को हमारे अभी अभी पढ़े हुए लैप्स रेट से कंफ्यूज नहीं करिएगा। हम कौन सा लैप्स रेट पढ़ रहे हैं, एक छोटी सी किसी पहाड़ी के आसपास के लैप्स रेट की बात कर रहे हैं। ये लैप्स रेट कि ये जब ऊपर की तरफ हवा बढ़ाई जाएगी तो किस रेट से कूल डाउन या किस रेट से गर्म होगी, ये लैप्स रेट है। हम दूसरे लैप्स, इसको एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं, वो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है। दोनों को कंफ्यूज तो नहीं करोगे, समझ गए? एनवायरमेंटल लैप्स रेट का रेट क्या है बताओ, अब तो जानते हो, कितने डिग्री कितने मीटर पे, लिखो लिखो जल्दी चैट बॉक्स में। 6.5, ठीक। 1000 मीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री कम हो जाता है, वो अलग चीज है, उसमें इसको कंफ्यूज मिक्स मत करना, ठीक। वो ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है पूरे। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी नीचे जो है, उसके बगल में हवा लड़ने पर जो उठ रही है, उसके एडियाबेटिक कूलिंग रेट क्या होगी, लैप्स रेट क्या होगा। तो इसका लैप्स रेट क्या है, हवा जब इस तरह से बिहेव करने लगे जैसे कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है और एडियाबेटिकली बिहेव करने लगे, तो वो जो लैप्स रेट होता है कूलिंग या हीटिंग का, वो अलग होता है। और वो क्या होता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 1000 मीटर पे, ऐसा मुझे याद आ रहा है, ठीक है। 1000 मीटर पे 10 डिग्री कम हो जाता है अगर ड्राई हो तो हवा, और अगर हवा में मॉइस्चर हो तब। अब इसी में आपका कॉन्सेप्ट है, 10 से ज्यादा आएगा वैल्यू कि 10 से कम, अगर हवा में मॉइस्चर है तो। दस से कम आए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए हमको। आप वैल्यू ना भी बता पाए लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि सुनो भाई, अभी अभी तो पढ़े थे कि अगर हवा में मॉइस्चर, नमी होगी तो नमी जब कंडेंस होगी तो उससे भी कुछ हीट रिलीज होगी, यानी मॉइस्चर के होने से हीट रिलीज होती है। अगर मॉइस्ट हवा को अगर एक्सपैंड होना पड़ा तो हीट रिलीज होगी, तो उतनी तेजी से टेम्परेचर नहीं गिरेगा क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर पैदा भी हो रहा है, ऐसे समझिए ना आप उसको। हाँ ठीक है, एयर के एक्सपैंड होने से टेम्परेचर गिर रहा है वो ठीक है, लेकिन मॉइस्चर के चक्कर में टेम्परेचर पैदा भी तो हो रहा है। तो अगर फिर मुझे मेमोरी की बात है, लेकिन अगर फिर मुझे याद है तो एग्जैक्टली इसका आधा होता है। आई मे बी रॉन्ग, आप चेक कर लीजिएगा। 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शायद 1000 मीटर पर, अगर मॉइस्ट हो जाए हवा तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो 10 डिग्री ड्राई, 5 डिग्री मॉइस्ट, और 6.5 से कंफ्यूजन मत करिएगा, 6.5 अलग ही गेम है, वो तो पूरे इन्वायरमेंट का है, धरती के किसी भी पॉइंट का है। तो एक दो टर्म और बता देता हूं मैं आपको, जाने रही हूं। हवा जब ऊपर उठती है तो जिस पॉइंट पर के बियॉन्ड वो क्लाउड बनने लगे, क्लाउड कब बनेगी, सिंपल सी हवा जिसमें मॉइस्चर है, हाँ है। मॉइस्चर किस रूप में है, वेपर के रूप में है। सिंपल हवा में वो तो दिखते नहीं है, हवा के रूप में नमी जो है वो घुली हुई है। लेकिन जैसे ही वो कंडेंस होगी, कंडेंसेशन पॉइंट पे आने लगेगी तो बादल बनने लगेंगे, सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, ऊपर उठेंगे जब,
और जब बादल बनने की स्थिति आ जाएगी तो वो विजिबल हो जाए, दिखने लगेगा, बादल बनना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत है? अरे भाई यहाँ बादल बन रहा, यहाँ का ये जो मॉइस्चर है इस बादल का कहां से आया है? अरे इसी हवा में ही तो था, लेकिन दिख नहीं रहा था हमको क्योंकि गैसियस स्टेट में था पानी। अब कंडेंसेशन हो गया तो ये बादल की तरह दिखने लगा। तो वो जो लेवल होता है, जिस लेवल के ऊपर हवा, मॉइस्चर वाली हवा, यदि उस लेवल कट ऑफ एक बना दीजिए, कट ऑफ जैसे एग्जाम में कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ के ऊपर अगर उठ गई तो इतना ठंडी हो जाएगी कि उसमें कंडेंसेशन हो जाए। उस लेवल को लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल बोलते हैं। उस हाइट को लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल बोलते हैं। उसके ऊपर जाएगा मैटर तो 2 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। और आप जानते हैं कि पानी का जो ड्यू पॉइंट है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कंडेंस हो जाएगा फिर वो। ठीक है, अब थोड़ा बहुत स्टडी आप भी कीजिएगा, मैं आपको बताता जा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल। अगर बस इतना ही, अगर इतने कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो आप ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ जाएंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल समझ जाएंगे आप, ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल आप समझ जाएंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल आप समझ चुके हैं, सब जान जाएंगे। सिर्फ इतना सिद्धांत अगर पानी के बारे में आप जानते हैं, पानी और हवा का आपस में जब विवाह हो जाए तो वो अपने जीवन काल में कब करीब आ जाते हैं, कब झगड़ा हो जाता है, कब लड़ाई हो जाता है, ये अगर आप समझ गए, हवा और पानी के आपस की दोस्ती और उनका आपस का इश्क अगर आपको समझ में आता है तो आप सारे फिनोमेनन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपने सामने का चित्र देखिए, बहुत आसानी से आप उसे बता ले जाएंगे। और एक ही सिद्धांत सीखना है बस, वैसे तो 3-4 मैंने बोले, खाली एक जानिए आप कि अगर कभी कोई मॉइस्चर वाली हवा ऊपर उठी तो निश्चित है कि उसका टेम्परेचर गिरना है और कंडेंसेशन होना है, बस इतना ही आपको जानना है और देखिए सब एक्सप्लेन हो जाएगा। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या हुई? कन्वेक्शनल रेनफॉल किससे होती है? गर्म है, धरातल गर्म हो गया, सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है धरातल, इस हवा और इस धरातल के आसपास ऐसी हवा भी मौजूद है जिसमें कि मॉइस्चर है। अगर ऐसा है तो धरातल से उठती हुई हवा जो है वो ऊपर की तरफ तेजी से उठेगी। ऊपर अगर तेजी से उठेगी तो फिर जब ऊपर जाएगी तो एयर प्रेशर ऊपर कम है, ऊपर जो है एयर प्रेशर जो है अपने एयर प्रेशर के जोन में जाके एक्सपैंड हो जाएगी, कूल हो जाएगी। जैसे ही एक्सपैंड होगी, जैसे ही कूलिंग होगी उसकी, वैसे ही इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो कंडेंसेशन की तरफ जाएगा। अगर कंडेंसेशन की तरफ जाएगा तो बादल का निर्माण हो जाएगा और थंडर स्टॉर्म्स के साथ उसमें जो है वो बारिश होती रहेगी। और कौन सा वो एरिया है जो साल भर गर्मी तो रिसीव करता ही है? अर्चना का पहले जवाब दे देते हैं। अर्चना का सवाल है कि क्या इसीलिए कह सकते हैं कि उमस भरी रातों में अपेक्षाकृत गर्मी अधिक होती है? इसका कारण दूसरा है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं, इसी चित्र में आप देख सकते हैं। उमस, गर्मी, और फिर हम ये भी कहते हैं कि अब पानी बरसे वाला है, चिंता न करो कुछ दिन में पानी बरसी, अब आज नहीं तो कल बरसी, गर्म बहुत हो हुआ है। ये बात सुनी है आपने? उमस हो जाए, वो पतंगे टाइप के आ जाते हैं जो इन्हीं को देखकर बोलते हैं ना कि अब पानी बरसेगा, चिंता ना करो। उमस कब होती है? जब हवा ना चल रही हो। देखो कैसे चीजें, ऑब्जर्वेशनल साइंस कैसे जुड़ा हुआ है फंडामेंटल साइंस से। उमस क्यों हो जाती है? जब हवा का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो, हवा नहीं चल रही, पहली बात तो हवा अच्छे से नहीं चल रही हो, नंबर 1 कारण वो हो गया। दूसरी कारण क्या है कि जो विकिरण है वो रेडिएट होकर जा नहीं पा रहा हो बाहर। तो क्यों नहीं जाएगा? वही बादल जो सूर्य के विकिरण को रोकते हैं, वही अगर बादल बहुत हो जाए तो धरती से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जा रहा है उसे भी रोकेंगे, वो तो फिजिकल बैरियर है। बात समझ में आ रही है? यहां से रेडिएशन अगर जाएगा तो उसे भी रोकेंगे वो। तो अगर आप और हम यहां रहते हैं इस जगह पर और बादल ही बादल छाए हुए हैं तो धरती से जो रेडिएशन है वो ऊपर जा नहीं पाएगा, इसी पट्टी में गर्मी बनी रहेगी। अगर इस पट्टी में गर्मी बनी रहेगी तो हमें उमस लगेगी, अरे नई हवा आ नहीं रही है, कहीं से सूखी हवा आ नहीं रही है, ठंडी अच्छी हवा नहीं आ रही जो कि इस मॉइस्चर को ले जाए हमारे पास से। और दोनों फिर आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि तेजी से हवा नहीं चल रही है, इसीलिए बादल हट ही नहीं रहे हैं ऊपर से। यह भी समझ में आ रहा है? सब आपस में जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। और क्योंकि बादल नहीं हट रहे हैं इसलिए बादल अपनी जगह पे हैं
और अगर बादल अपनी जगह पर बने हुए हैं, हवा तेज नहीं चल रही, तो बादल आज अभी आए हैं, चलो ठीक है, गर्मी हो रही हो ठीक है, लेकिन जब बादल अपनी जगह पर, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो कुछ देर में बारिश भी तो करेंगे। वही हवा खूब तेज हो जाए तो हट जाएंगे, बादल साफ हो जाएंगे। सब चीजें आपस में सेंस करती हुई दिख रही हैं। एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। ठीक, हम कहां पर थे? हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि किस कन्वेक्शनल रेनफॉल का जो सिस्टम है वो किस एरिया में ज्यादा होने की संभावना है, जहां पर साल भर सूरज कुछ ना कुछ गर्मी देता रहता है। तो इधर से गया उधर आया, कर्क रेखा मकर रेखा, बीच का तो एरिया इक्वेटोरियल रीजन तो है ना। इक्वेटोरियल जो पट्टी है उसमें तो भाई गर्मी बनी ही रहती है, तो वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल जबरदस्त होती रहेगी। इनफैक्ट उसे 4 o'clock रेन भी कहते हैं, आप जानते होंगे कि दिन भर में, दोपहरिया भर में खूब गर्म हो गया, 4 बजे आते आते सब ऊपर उठने लगी हवाएं, और 4 बजे आते आते बारिश हो जाती है, बादल वादल, रोज 4 बजे के आसपास बारिश होती है। इस तरह की भी बात कही जाती है, सुना होगा आपने। तो एक तरह की रेनफॉल हो गई। दूसरी रेनफॉल क्या है? साइक्लोनिक जो है रेनफॉल, जो कन्वर्जेंस की वजह से होती है। मॉइस्ट हवा इधर है, मॉइस्ट हवा इधर है, कोई एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है, पानी के सरफेस पे जनरली शुरुआत हो सकती है इस चीज की, डिस्टर्बेंस कहीं भी शुरू हो सकता है। उसके चक्कर में हवाएं बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती हैं, और हॉरिजॉन्टल कन्वर्जेंस की वजह से और कहीं जगह ही नहीं है, उसकी वजह से उनको ऊपर उठना पड़ जाता है। इसमें अंतर आप समझ रहे होंगे। जिसका मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है? इसका मेन ड्राइविंग फोर्स टेम्परेचर है, जमीन का टेम्परेचर। इसका मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है? इसका मेन ड्राइविंग फोर्स स्पीड है, द मोमेंटम विद विच द एयर इज सक। तो जब दोनों तरफ से हवाएं आकर लड़ती है तो उनको ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बहुत तेजी से ऊपर उठती है, इसीलिए ये साइक्लोनिक हो जाती है ये कन्वर्जेंस। दो, हवा ऊपर दोनों में उठ रही है, इसलिए बादल दोनों में ही बनेंगे। दोनों के कारण में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तीसरी चीज, कहीं बहुत बड़ा एयर मास जो गर्म हो और बहुत बड़ा एयर मास जो ठंडा हो। अब इस पर वही सिद्धांत लगा दीजिए कि जब ये आपस में मिलते हैं तो समुद्र में अंदर क्या होता है? ओशियानिक बॉडी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर वार्म बॉडी ऑफ वाटर और कोल्ड बॉडी ऑफ वाटर आपस में मिलेंगे तो कैसे वो आपस में एडजस्ट कैसे होंगे? कोल्ड वाटर नीचे और वार्म उसके ऊपर। यही हमने पढ़ा था। सेम चीज यहां भी होगी। डेंसिटी तो डेंसिटी है, हर जगह अपना स्वरूप दिखाती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो नियम है, वो तो रहेंगे ही। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी वैसे ही होगा। कोल्ड एयर और वार्म एयर जब आपस में मिलेंगे तो नीचे कौन रहेगा और ऊपर को जल्दी से कौन पुश कर दिया जाएगा? किसको ऊपर जाना पड़ेगा? भड़ाक से एकदम। अगर बहुत स्पीड में हो रहा है ये, तो वार्म हवा को सट से ऊपर ढकेल दिया जाएगा कि नहीं ढकेल दिया जाएगा? तो अगर हॉट जो वार्म एयर है उसको ऊपर ढकेल दिया जाएगा, अल्टीमेटली वही हो गया ना। हमको इससे मतलब ही नहीं कि किस फोर्स के कारण, किस बल के कारण हवा को ऊपर उठना पड़ रहा है। हमारा सिद्धांत है कि हवा ऊपर उठ रही है, मॉइस्ट वार्म मॉइस्ट एयर जो है ऊपर उठ रही है, हाँ, तो फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा। सिंपल है फंडा। इसमें ये कारण हो गया। अब इधर का कारण देखिए, अभी अभी आपने ये पढ़ ही लिया है। किसी भी पहाड़, कोई भी पहाड़ बैरियर बनेगा तो जो काम यहाँ कोल्ड हवा कर रही थी वही काम यहाँ पहाड़ कर रहा है। ये वार्म एयर को जो है ऊपर, वार्म कोल्ड जैसी भी एयर, मॉइस्ट एयर को ऊपर उठने के लिए फोर्स करता है। तो सारी वर्षा यहाँ हो जाएगी और ये छाया, वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा, जो कारण आप पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या ये सभी चीजें समझ में आ गई हैं? अगर है तो बताओ भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल आपको मैं साइक्लोन्स के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। दोनों तरह के जो साइक्लोन्स बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे। उसके बाद सीधे ये सब जो हमने पढ़ा क्लाइमेट के बारे में, ओशियन पढ़ा और एटमॉस्फेयर पढ़ा, उसका अनुप्रयोग देखेंगे। मॉनसून कैसे आता है, मॉनसून में ब्रेक क्यों होता है, कहां कहां मॉनसून आता है, बाकी जगहों पे कैसी बारिश होती है, पोलर वॉर्टेक्स क्या है, सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली हो सकता है कल ना हो, जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक पढ़ के खत्म कर देंगे। तो ओशियन और एटमॉस्फेयर ये दोनों हो गए आपके। तो मुख्य मुख्य जो चीजें हैं वो सब हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी की जो है क्लास फिर अगली क्लास में अपन पढ़ाई करेंगे। गॉड ब्लेस एवरीवन।